राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं देवदत्त श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ, वो भी क्लास 10th का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। मतलब आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो में आपको बने रहना है। आज हम चैप्टर 9, विज्ञान का चैप्टर 9, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप अपने एग्जाम 2025-26 के फाइनल एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा। हम नहीं कह रहे कि आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बस चाहते हैं आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आप बस कमेंट कीजिए, ना लाइक कीजिए ना सब्सक्राइब कीजिए, बस कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैंने ये आपका वीडियो पूरा देखा है। अगर मेरा वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो बस कमेंट कर दीजिएगा यस। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं प्रश्न को बोलूंगा, उसको आपको सुनना है और समझना है, और मैं यहाँ पे आंसर सबका लिखते जाऊंगा। सभी प्रश्न को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न मैं जो बोलूंगा आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझने का कोशिश करना है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है समतल दर्पण। क्या लिखा हुआ है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसी होती है? जो समतल दर्पण होता है, आपने अपना इमेज, पहले फिर से प्रश्न को बोल देते हैं। समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है? आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, जैसे यहाँ पे दिया है वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और सीधी, आभासी और सीधी, आभासी और उल्टी। तो आखिर समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब यानी इमेज। हम हमेशा, आप लोग सुबह उठते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, सबसे पहले क्या करते होंगे? आईना के पास जाते होंगे, थोड़ा अपना बाल उल झाड़ते होंगे। तो वो जो शीशा में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, यानी एकदम सीधा। ये मेरा बोर्ड क्या है? ये बोर्ड मेरा समतल है, बिल्कुल सीधा है। हम लोग उत्तल अवतल सारा क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, सभी दर्पणों के बारे में बहुत बेसिक से और आसानी से भी समझ चुके हैं। तो मैं समतल दर्पण बोल रहा हूँगा तो आपको समझ आ रहा होगा। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? यदि आप जब शीशा में अपना प्रतिबिंब को देखते हैं, सामने शीशा आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। आप ही का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। किसमें? समतल दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और आपको आपको आभास हो रहा है कि मेरा ही प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब आभासी बन रहा है। ठीक ना? यानी काल्पनिक भी मान सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका आंसर याद रखिएगा, आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक मिनट। अब नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण। प्रश्न क्या पूछ रहा है सुनिएगा। बोल रहा है उत्तल दर्पण किस कार्य में प्रयोग होती है? उत्तल दर्पण किस कार्य में प्रयोग होती है? हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग किस कार्य में करते हैं, किस काम के लिए करते हैं? आप लोग बाइक देखे होंगे, बाइक चलाते होंगे। बाइक में जो मिरर लगा हुआ रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, जो हम लोग पीछे की ओर, पीछे से कोई बाइक आ रहा है, पीछे से कोई कार आ रहा है, तो हम लोग आगे, जैसे अगर बाइक है तो यहाँ पे आपका दर्पण लगा हुआ रहता है। तो ये दर्पण में आप पीछे का प्रतिबिंब को देखते हैं कि पीछे से कोई कार आ रहा है, बाइक आ रहा है,
लेंस लगा रहता है आपका जो बाइक में पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे बोल रहा है उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। लेंस बोल दी दर्पण, मिस्टेक हुआ बोलने में, माफी चाहेंगे। पर दर्पण, उत्तल दर्पण, नॉट लेंस। लेंस क्या होता है जिसका, और दर्पण क्या होता है, ये सभी हम क्लास में अच्छा से डिस्कशन किए हैं। अभी मिस्टेक हो उसके लिए माफी चाहते हैं। उत्तल दर्पण किस कार्य में प्रयोग होता है? ऑप्शन दे देगा दाढ़ी बनाने में, वाहन के पीछे देखने में, या ऐसे भी लिख सकते हैं वाहन के पश्चिम दृश्य को देखने के लिए, सौर भट्टी में, या हेडलाइट में। आगे का हेडलाइट में। अगर हेडलाइट का बात करता है, बाइक का हेडलाइट का बात करता है, अगर हेडलाइट का बात करता है तो आपको अवतल दर्पण बोलना है। और पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करता है। किसका यूज होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण किस कार्य में प्रयोग होती है? ऑप्शन दे दिया है, हेडलाइट में, सौर भट्टी में, दाढ़ी बनाने में। नहीं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण, गाड़ी का आगे हेडलाइट में अवतल दर्पण, और गाड़ी का पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो एक ही प्रश्न से आपका कितना सारा प्रश्न मैं और करवा दे रहा हूं कि एग्जाम में किसी प्रकार से भी पूछे आपको आंसर दे के आना है। अब यहाँ एक और प्रश्न है उत्तल लेंस के बारे में। एक मिनट, नहीं, प्रश्न है परावर्तन का नियम कौन बताता है? प्रश्न है परावर्तन का नियम, यहाँ पे कौन लिखा हुआ, क्या बताता है, ये समझना था। परावर्तन, अब इसको समझना, परावर्तन क्या होता है पहले इसको समझना है। एग्जाम पूछ रहा है कि परावर्तन का नियम क्या बताता है। ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन दिया हुआ है। पहले यह समझिए परावर्तन क्या होता है। अगर प्रकाश की किरण आ रही है और वापस मुड़ के वापस चली गई, कोई सतह से टकरा के वापस चली जाती है, बीच में हम एक अभिलंब दे देते, क्या देते हैं? एक अभिलंब को मान लेते हैं। तो बीच में हम एक अभिलंब को मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बच्चा कोण बनता है, क्या बनता है? दोनों साइड कोण बनता है। इधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण जब मुड़ के वापस जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो दोनों तरफ कोण बन रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है? कोण बन रहा है। तो दोनों तरफ जब कोण बनता है तो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो वही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है, जो आपतन कोण होता है, मतलब आने वाला जो कोण होता है, और जो परावर्तन कोण होता है, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है, याद रखिएगा। जो दोनों साइड जो कोण बन रहा है, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। परावर्तन का नियम यही कहता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये चौथा प्रश्न बताएं, तीसरा। अब चौथे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है गोलीय दर्पण में केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण में केंद्र, उसका जो केंद्र होता है यानी सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एक बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपका, वक्रता केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, ध्रुव, या अपवर्तन बिंदु। पहले मैं इसको एक दर्पण के रूप में बना देता हूं। ये भी जो मैं दर्पण बनाया हूं, ये भी एक गोले का हिस्सा है, गोले का हिस्सा है। मैं इसका केंद्र यहां पे मान लेता हूं। तो बोल रहा है गोलीय दर्पण में केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं?
ये जो केंद्र बिंदु है, अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया, आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो ये जो सेंटर है, ये केंद्र है। इस केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को क्या कहते हैं? क्या वक्रता केंद्र कहते हैं, या फोकस कहते हैं, या ध्रुव कहते हैं, या अपवर्तन बिंदु कहते हैं? तो बच्चा फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र, तथा इसको वक्रता केंद्र तथा इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। जो परिधि में जो बिंदु रहता है केंद्र के सामने, इसको ध्रुव कह रहे हैं। और वक्र केंद्र और ध्रुव के जो बीच का पॉइंट होता है, बीचों बीच का, तो ये समझिए केंद्र का, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र का आधा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी होता है। और ये जो मैंने बनाया है, क्या ये जो मैंने बनाया है गोली दर्पण, तो ये केंद्र को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण में केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहां से ध्रुव के वक्रता केंद्र का आधा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। और इस बिंदु को यहाँ ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से दिखाते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं, फोकस को f से दिखाते हैं। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? मान लीजिए हम समतल दर्पण के पास खड़े हो गए और हम वहां पे देखिए समतल दर्पण में मेरा आकार कैसा है। हम सुबह उठते हैं, आईना में अपना चेहरा हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं, तो उसमें आकार क्या होता है? हम ऐसा दिखते हैं, तनी को दिखते हैं, या बड़ा दिखते हैं। समतल दर्पण में मेरा आकार बराबर होता है। जिस आकार के हैं, जो मेरा साइज है, आकृति सेम वैसा ही समतल दर्पण में दिखता है। तो ये पूछ रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है क्या? समान होता है या छोटा होता है? कोई नहीं। तो आप समतल दर्पण में जब भी आप अपना चेहरा को देखते हैं, तो आप जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब यानी इमेज समतल दर्पण में बनता है। मतलब वस्तु के आकार का, कोई भी वस्तु है उसका आकार का ही सेम बराबर प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। तो नेक्स्ट प्रश्न को फिर अब देखना है, समझते जाना है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समान। वस्तु जिस आकार का है, मैं जिस आकार का हूं उसी आकार का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां देखिएगा, हमने इसको, एक और प्रश्न है, ये परावर्तन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो प्रकाश की किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जो प्रकाश की किरण जब मुड़ के वापस जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जिस बिंदु पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित का बात कर रहे हैं, सॉरी, आपतित किरण, यहाँ अपवर्तन का बात होने लगा, परावर्तन का नहीं हो रहा है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण किस बिंदु पर मिलती है? किस बिंदु पर मिलती है? उस बिंदु को क्या कहते हैं? वो पूछ रहा है। क्या फोकस पर मिलती है, या केंद्र पर मिलती है, या आपतन बिंदु पर मिलती है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित हो रहा है मतलब अपवर्तन हो रहा है, तो उस जिस बिंदु पर मिलता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये मैं जितना भी प्रश्न करवा रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है, पूछते आया है। आपका अगर क्लास में अगर बने रहते हैं लास्ट तक, तो सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न को देखता हूं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए, लेंस का डायोप्टर किसे दर्शाता है? लेंस का डायोप्टर किसे दर्शाता है? डायोप्टर, जो लेंस का डायोप्टर होता है किसे दर्शाता है? बताइए। क्या घनत्व को दर्शाता है? ऑप्शन दिया है कि घनत्व को दर्शाता है, या मोटाई को दर्शाता है, या त्रिज्या को दर्शाता है, या शक्ति को दर्शाता है? बताइए। क्या मैंने ये क्लास में आपको नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था।
जो लेंस का जो डायोप्टर होता है, लेंस का डायोप्टर जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ये किसे दर्शाता है? लेंस का डायोप्टर के घनत्व को दर्शाता है? नहीं। मोटाई को दर्शाता है? नहीं। त्रिज्या को दर्शाता है? नहीं। शक्ति को दर्शाता है। लेंस का डायोप्टर शक्ति को दर्शाता है। क्या ये आपको समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब फिर यहाँ देखिए एक और प्रश्न आपके सामने फिर आ रहा है। यहाँ मैंने एक सतह बनाया, ये देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। मैंने बीच में अभिलंब दे दिया, बीच में मैंने अभिलंब दे दिया। अब इधर का जो कोण है और इधर का जो कोण है, यदि आपतन कोण 60 दे दिया, आपतन कोण मतलब आने वाला जो कोण बन रहा है कितना दे दिया है? 60 दे दिया है, तो जो परावर्तन कोण होगा वो उसका मान कितना होगा? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण का दोनों का कोणों का जो मान होता है सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण जो बन रहा है अगर उसका मान 60 है, डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 60 है तो ये भी इसका ये भी कोण क्या होगा? परावर्तन कोण वो भी 60 होगा। तो वही बोला, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न सुनिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहले यहां समझिएगा, ये देखिए यहां इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र लिख दी, क्या लिख दी? वक्रता केंद्र। अब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम आपतित किरण है? नहीं। क्या परावर्तित किरण है? नहीं। मुख्य अक्ष या कोई नहीं। ये जो बच्चा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट प्रश्न सुनिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बोल रहा है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या मतलब r की, वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं, फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? क्या आधी, दोगुनी, तीन गुनी? कोई नहीं। हमने बताया था ये बच्चा गोलीय दर्पण है, ये वक्रता त्रिज्या, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे देखिए ये वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस होती है। अगर वक्रता त्रिज्या मेरा 20 है तो फोकस कितना होगा? 10 होगा। तो यह प्रश्न वही पूछता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ आया? उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ आया होगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ऐसा एक जो दर्पण का आपके सामने नाम लिख रहे हैं ये वही है। कौन होगा बच्चा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सदैव क्या कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल, उत्तल, समतल या सभी की? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसको आप याद रख लीजिएगा। अब यहां देखिए बच्चा, आवर्धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आवर्धन। सारा क्लास में सारा बताया हुआ है, बस रिवीजन करवा रहे हैं। और हमारा ये जो वीडियो हम बना रहे हैं,
हम हर दिन अपना क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहेंगे कि आप लोग के लिए हर दिन वीडियो में जो क्वालिटी वीडियो का इसको थोड़ा और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहे हैं बहुत दिन से तो नहीं बना रहे हैं, तो धीरे धीरे अपना क्वालिटी में भी हम इम्प्रूव करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का कोशिश करेंगे कि जो नहीं मिल पा रहा है आपको हम वो देने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सुनिएगा, बोलता है गोलीय दर्पण का आवर्धन पूछ रहा है। गोलीय दर्पण का बात करें, लेंस का नहीं। गोलीय दर्पण, लेंस भी पूछ सकता है, दर्पण भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो आवर्धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आवर्धन किसका पूछ रहा है? दर्पण का। तो दर्पण का आवर्धन क्या होता है? m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होता है? बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा -v/u, या दे सकता है +v/u भी दे दिया है, या कहीं दे दिया है ऊपर पहले क्यों दे दिया फिर भी दे दिया है, तो ना ये सही है ना ये सही है। -v/u किसका? गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है? -v/u होता है, इसको आप याद रखिएगा। और जब मैं ये प्रश्न बताया था, दाढ़ी यानी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। जब मैं अवतल दर्पण वाला बता रहा था कुछ देर पहले, तो समय में इस प्रश्न के बारे में बताया था। दाढ़ी यानी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। याद रखिएगा, क्या? अवतल दर्पण। और नेक्स्ट में और आगे बताता हूं। प्रश्न, एक मिनट। अब प्रश्न पूछ रहे किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? दर्पण तो बहुत है, पर किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, इसलिए हम बाइक में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है बहुत अधिक है, तो पीछे का बहुत बड़ा बड़ा जो ट्रक दिखता है उसको भी एडजस्ट करके छोटा सा दिखाता है। सभी बड़े बड़े चीज को छोटा करके अपने दर्पण में दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अब यहां देखिए पूछ रहा है अपवर्तन में प्रकाश किस दिशा में मुड़ता है? यहां देखिएगा, ये मैंने क्या किया, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, ये मैंने अभिलंब बना लिया। अब इसका अपवर्तन करते क्या करते हैं? मान लेते हैं ये कांच है, यहां से इसका अपवर्तन हुआ, अभिलंब से दूर भी होता है, अभिलंब की ओर भी होता है। कोई भी कंडीशन है, या मान, क्योंकि अभी हम यहाँ सघन और विरल का बात नहीं कर रहे, सघन और विरल का अभी आपने सोचे हो सकता है ऊपर सघन होगा नीचे विरल होगा, अभी हम ये कंडीशन आपको नहीं बता रहे हैं। अभी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मानिए बच्चा अपवर्तन हो रहा है, यदि अपवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? यदि अपवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? तो अपवर्तन होगा तो बच्चा अभिलंब की ओर भी जा सकता है, अभिलंब से दूर भी हट सकता है। जब भी प्रकाश का किरण का जब भी अपवर्तन होता है तो अभिलंब की ओर भी जा सकता है, अभिलंब से दूर भी जा सकता है। बस कंडीशन ये रहेगा कि माध्यम कैसा है, कि वो विरल से सघन में जा रहा है या सघन से विरल में जा रहा है। तो दोनों चीज हो सकता है, अपवर्तन के सामने नजदीक भी जाएगा, अपवर्तन से दूर भी जाएगा। अब ये दोनों हो सकता है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? अपवर्तन में प्रकाश किस दिशा में मुड़ती है? अपवर्तन में प्रकाश किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब की ओर या उससे दूर? पहला, अभिलंब की ओर या उससे दूर। दूसरा बोला है कि समांतर या सीधा चलता है। समांतर मतलब इसका मतलब समांतर या तो सीधा चलता है या सतह के समांतर। क्या आता है? और ये जो सतह बना है क्या इसी के समांतर चला जाता है? नहीं,
अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। पहला इसका राइट आंसर होगा। जब अपवर्तन में प्रकाश किस दिशा में मुड़ता है तो अभिलंब की ओर या उससे दूर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टी या कोई नहीं? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। इसको आप याद रखिएगा। अब बताइएगा अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? हेडलाइट में, स्ट्रीट लाइट में, साइड मिरर में? तो साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखिए गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब एक और प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा तब होता है जब वस्तु रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? बात को समझिएगा। हर चीज रखने से भी तो नहीं होता है ना। क्लास में तो हम सर को डिटेल से बता देते हैं, बस यहाँ आप लोग को हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमको पता है, पर हम कोशिश करेंगे। समय नहीं मिलता है, समय को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है अवतल दर्पण का बात कर रहा है। किस दर्पण का? जिससे मैंने अवतल दर्पण बनाया। तो बोल रहा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा तब होता है जब वस्तु रखी जाती है। कहाँ पर? मान लेते हैं ये इसका सेंटर C है, इसका और ये P है, ये दोनों का बीच का दूरी F है। तो प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है? अगर C पर रहता है, अगर कोई वस्तु यहाँ C पर है, तो अगर इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो दोनों का आकार क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। अगर यहाँ मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर इससे दूर है, फिर नजदीक आया, हम बताए थे कि जैसे जैसे वस्तु को हम नजदीक लाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी क्या होता है? बड़ा होते जाता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बड़ा होते जाता है। ये मैंने क्लास में बताया था बहुत डिटेल के साथ। तो ये बोल रहा है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा कब होता है? बच्चा जब प्रतिबिंब यहाँ पे रखे हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? F। P तथा F के बीच में अगर प्रतिबिंब को मतलब वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, या बहुत समझ ले बहुत बड़ा बनेगा। मतलब जैसे जैसे आप अपना वस्तु को नजदीक लाइएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होते जाएगा। चलिए प्रश्न क्या है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या मतलब R हमको दे दिया 32 सेंटीमीटर और कुछ दिया है किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है R/2। तो R कितना दिया है? 32 दिया है, नीचे 2 से भाग लगा देंगे तो एक बार में, और ये 32 16 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। और फोकस अगर मान लीजिए आपको
ये माइनस भी दे सकते हैं, -16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण दिया है तो किसमें पर मानिएगा साइन, मतलब किसमें टिक कीजिएगा, +16 सेंटीमीटर में। ठीक। लेंस में शक्ति की इकाई क्या है? इकाई मतलब मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। याद रहेगा, पहले भी कर चुके हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? पहले पूछे थे डायोप्टर किसका मात्रक है? शक्ति का। उसी का घुमा के कि शक्ति लेंस में शक्ति का इकाई क्या है? इकाई मतलब मात्रक। लेंस का में जो शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को किससे दिखाते हैं? तो डी से दिखाते हैं। प्रश्न सुनिएगा। परावर्तन में आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं? ये देखिए यहाँ पे एक तल बना है। ये जो तल दिख रहा है तो क्या हो रहा है? आपतित किरण है। और ये देखिए यहाँ पे हम बना दें, ये परावर्तित किरण है और ये है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। तीनों अलग अलग तल में है या तीनों एक ही तल में है? तीनों एक ही तल में है। ऑप्शन दिया भिन्न भिन्न तल, एक ही तल, समांतर तल या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? परावर्तन में जब परावर्तन होता है, परावर्तन जब होता है तो परावर्तन में आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब प्रश्न पूछ रहे प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग यानी प्रकाश का जो गति होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में, जल में, कांच में, वायु में। सबसे अधिक कहाँ होगा? सबसे अधिक निर्वात में। यानी अगर यहाँ पे बच्चा अगर निर्वात नहीं देता तो हम वायु में मारते हैं। सबसे अधिक किसमें? वायु में। पर यहाँ निर्वात भी दिया है और वायु भी दिया है, जल दिया है, कांच दिया है। तो सबसे अधिक गति प्रकाश की कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। कहाँ पे होती है? निर्वात में। उत्तल लेंस क्या दर्पण, सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये आंसर ही गलत है सर, ऑप्शन ही गलत है। पूछ रहा है किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है? किसी दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है, किसी दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम वक्रता केंद्र कह रहे हैं, तब से वो किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो फोकस दूरी की दोगुनी। फोकस दूरी की दोगुनी की क्या होती है? बराबर होती है। फोकस दूरी का आप दोगुना कर दीजिए, उसके बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये याद रखिएगा। टोटल मैंने अभी तक कितना प्रश्न किया है? बहुत सारे प्रश्न, लगभग मैंने 20-22 प्रश्न आपको बता दिए होंगे, जिसमें मैं देख लेता हूं। टोटल मैंने 21 प्रश्न करवाया आज, और आज इतना ही रहने देते हैं, समय हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। और जो भी बच्चे अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं वो कृपया कमेंट कर दिए कि हाँ भैया मैंने आपका वीडियो पूरा देखा है। और बच्चा यदि सच में आप मेहनत कर रहे होंगे तो हम भी जी जान लगा देंगे और अच्छा से अच्छा क्वालिटी देने का कोशिश करेंगे। ये मेरा भी स्टार्टिंग वीडियो है, हमको पता है थोड़ा आप लोग को वीडियो क्वालिटी उतना खास नहीं लग रहा होगा, पर मैं इसे थोड़ा और बेटर करूंगा। और यदि मेरा वीडियो थोड़ा अजीब धुंधला आया होगा तो आप लोग अपना क्वालिटी को बढ़ा के थोड़ा अच्छा से वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।